बारिश हो रही थी, जबकि अब फसलों की कटाई का समय था। पर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा सूरज भाई। मैं इस बार फसल बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। भाई, एक तो गर्मी इतनी तेज हो रही है कि पूछो मत। अगर गर्मी ऐसे ही होती रही तो हम अपना फसल कैसे काटेंगे? एक तो बारिश जीने नहीं देती, ऊपर से ये गर्मी। ईश्वर की महिमा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अप्रैल और मई के महीने में इतनी गर्मी। मई का महीना चल रहा है, गर्मी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बारिश और तंग कर दी है। हे भगवान, इस समय मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। अच्छा भाई, लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। आ गए जी आप। कहाँ थे? दोपहर कर दी आने में। हाथ मुंह धो लीजिए, खाना निकाल देती हूँ। मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। बहुत तेज भूख लगी है। भूख इतनी तेज लगी है कि जैसे पेट में चूहे कूद रहे हों। ठीक है, तुम खाना लेकर आओ, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। वैसे जी, आपको आज घर आने में इतना लेट क्यों हो गया? कहाँ थे आप? हमेशा आप 10 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज आते आते 1 बज गए। रीता, अब क्या बताऊं? ये गर्मी और बेमौसम बारिश देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये बारिश और ये भयानक गर्मी हमारे फसल को बर्बाद ना कर दें। इस बार की फसल से मैं बहुत उम्मीद लगाया हूँ। अगर हमारा ये फसल कहीं बर्बाद हो जाएगा तो मैं सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अगर मैं उनका कर्जा नहीं चुका पाया तो सेठ जी हमारा ये घर हमसे छीन लेंगे। रीता, इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। रास्ते में जब मैं घर आ रहा था तो सूरज और विकास मिल गए और इस मौसम के बारे में बात करते करते इतना लेट हो गया घर आने में कि मुझे पता ही नहीं चला। रीता अंगद के लिए खाना लेकर आती हैं। दोनों लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी रीता अंगद से कहती है, चिंता मत करिए जी, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। रीता, जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ। अब क्या होगा? अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रीता अंगद को हौसला दे ही रही थी कि तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कती है, भारी बारिश होती है। भगवान पर भरोसा रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। रीता अंगद को बहुत उम्मीद देती है, लेकिन ऐसी मूसलाधार बारिश देखकर वो भी डर जाती है। लेकिन रीता भली भांति जानती थी कि अगर उसके चेहरे पर चिंता की जरा सा भी लकीर आती है तो अंगद और परेशान हो जाएगा। लेकिन ऐसी बारिश देखकर अंदर से वो भी डर गई थी, लेकिन चेहरे से मुस्कुरा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है और ये बारिश लगातार 4 दिनों तक होती है। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। सारी फसलें बर्बाद हो जाते हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अंगद की भी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे ही बारिश हल्की होती है, अंगद दौड़कर खेत के बीच में खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गई। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इस बर्बादी के बाद उसके सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ महीने बीतते हैं। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा। अंगद, मेरा कर्ज लौटाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारी जमीन मेरी। अंगद बेबस था। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहूकार नहीं माना। अंगद घर में आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। शालू 2 दिन का समय दिया है साहूकार ने। अगर पैसे ना दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे जी? ये घर और खेती तो हमारी सारी उम्मीद थे। अंगद चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर अंगद अपनी जमीन साहूकार को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई। देख लिया, कर्ज न चुका पाए तो क्या होता है। अंगद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल पर बोझ।
जमीन छीन जाने के बाद अंगद के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। अंगद रोज लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले जाता, उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन अंगद हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी वहां पर एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं साधु महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 10 रुपए हैं। आप पास के ढाबे से भोजन कर सकते हो। अंगद के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने वो 10 रुपया साधु को दे दिए। बेटा, तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक बाजार लगता है, मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। तुम वहाँ से सामान खरीद कर बेच देना और अपना घर चलाना। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला जाता है। अंगद भी घर चला जाता है, लेकिन साधु की कही बातें उसके मन में ही घूमती रहती हैं। अगले दिन अंगद किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। अंगद कांपते कदमों से आगे बढ़ता जाता है और साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार ढूंढने लगता है। अंगद काफी देर जंगल में भटकने के बाद अचानक रुक जाता है। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाजें आती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने चोर बाजार था। अंगद धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर कोने में लगी 2 दुकानों के पास जाता है। इस बाजार में क्या क्या मिलता है? यहाँ वो हर चीज मिलती है जो तुम्हें चाहिए। तो फिर चावल और आटे की क्या कीमत है? तुम कोई भी अनाज लो, सब 50 रुपए का 50 किलो है। अरे वाह, तो फिर मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो आटा दे दो। अंगद दुकानदार को पैसे देकर जितना अनाज वो उठा पाता है लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद और खुशी झलक रही होती है। अंगद बोरी लेकर घर आता है। उसकी पत्नी हैरानी से देखती है और पूछती है, ये अनाज कहाँ से आया जी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सब भगवान की दया है। मुझे एक साधु बाबा ने एक जगह बताई है, वहाँ अनाज बहुत सस्ता मिलता है। सच में जी, अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से चल पाएगा। और आप एक काम करिएगा, आप वहाँ से सस्ता सामान लेकर आए और बाजार में अच्छे दाम में बेचिए। अगर यहाँ पर जितना दुकान है, अगर आप उनसे सस्ता सामान देंगे तो हमारा दुकान खूब चलेगा और हमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्या कहते हैं जी? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस जगह के बारे में किसी को पता ना चले, नहीं तो हमारा प्लान बेकार हो जाएगा। अगली सुबह होती है। अंगद दोबारा जंगल के चोर बाजार में जाता है। इस बार अंगद किराना संबंधित बहुत सारा सामान उस चोर बाजार से लाता है और अपने लिए खुद की एक किराना की दुकान खोल लेता है। अंगद सब जगह से सस्ता सामान देता है। शाम को जब सामान बेचकर घर आता है। क्या हुआ जी, अपना दुकान कैसा चल रहा है? आज तो पहला दिन है, इसलिए तो ज्यादा बिक्री नहीं हुई होगी। नहीं शालू, जिस तरह आज पहला दिन था उसके हिसाब से अच्छा बिक्री हुआ है। आओ गिनते हैं। फिर दोनों लोग रुपए गिनने लगते हैं। अरे जी, ये तो टोटल 40,000 रुपए है। इतना ज्यादा बिक्री हो गया एक दिन में। हाँ शालू, इतना ज्यादा बिक्री हुआ है। एक काम करो, इसमें से 20,000 रुपया अलग कर दो। 20,000 रुपए सुबह मैंने सेठ जी से लिए था, उनको भी वापस करना है। फिर आपने वही गलती की जी। उस सेठ ने हमसे हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा खेत सब कुछ छीन लिया और फिर आप जाकर उससे पैसे उधार ले आए। आपको ये क्या हो गया है? आपने जरा सा भी नहीं सोचा? बिना सोचे समझे आपने उससे 20,000 रुपए ले लिए। शालू, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे पास जो अंगूठी था, उसी अंगूठी को उसके पास गिरवी रख दिया हूँ। बोला था कि आज शाम को छुड़वा लूंगा। अब तुम मुझे 20,000 रुपए दे दो। हाँ जी, आप उस सेठ के 20,000 रुपए अभी देकर आओ। मैं किसी से भी पैसा उधार ले लूंगी, लेकिन उस सेठ से कभी नहीं लूंगी। और आपको भी समझा रही हूँ जी, अब कभी भी उससे उधार पैसे मत लेना। अंगद सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, ये लीजिए, आपने 20,000 रुपए और मेरी अंगूठी मुझे वापस करी। मैंने आपको बोला था ना कि आज शाम तक मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो ये लीजिए, आप अपने 20,000 रुपए। अंगद सेठ को 20,000 रुपए देता है और सेठ से अंगद अपनी अंगूठी लेता है। अंगद, ये बताओ, तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो अभी? सुबह तो तुम मुझसे 20,000 रुपए लेकर गए थे और शाम को वापस कर रहे हो। सेठ जी, आपके पैसे आपको मिल गए, बात खत्म। अच्छा,
अब मैं चलता हूँ, राम राम। अंगद सेठ के 20,000 रुपए देकर अपने घर पहुंचता है। अगली सुबह होती है। अंगद फिर उसी जंगल के चोर बाजार में जाता है और अपनी दुकान के लिए चावल, दाल, आटा, नमक सब कुछ लेकर आता है। कुछ साल बीतता है।